नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से महादशा जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं कुछ पर्टिकुलर ग्राफ्स की हेल्प से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से आपको महादशा डिकोड करके समझाने की कोशिश करूँगा। आज हम लोग बात करेंगे अष्टम भाव के स्वामी यदि आपके 8th लॉर्ड की आपके जीवन में महादशा चल रही है या आने वाली है, अलग-अलग ग्रहों के अनुसार, तो किस प्रकार के परिणाम या किस प्रकार के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या-क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में पॉसिबल है, आप उसको समझ सकते हैं। सो थोड़ा ये वीडियो आज थोड़ा बड़ा होगा, डिटेल सेशन की हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आप लोग हम चीज़ों को वन टू वन बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे आज। देखिए, मैंने इस वीडियो को बेसिकली 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया है। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया मैंने बेसिकली इसको। जब हम लोग पहले बात करेंगे दृष्टियों के बारे में, उनका क्या रोल होता है, फिर हाउस प्लेसमेंट कि आपका अष्टम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उससे क्या चीज़ें होंगी, यदि वो वक्री है तो क्या चीज़ें होंगी, चौथे भाव में यदि वो एग्जॉल्टेड है आपके बर्थ चार्ट में या डेबिलिएशन में है आपके बर्थ चार्ट में, तो उससे क्या फ़र्क होगा, और यदि वो वर्गोत्तम है नवमांश कुंडली के साथ, डी चार्ट के साथ, तो छठा कार्मिक एक्सेस राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट क्या रोल प्ले करता है, और आपके बर्थ चार्ट में वो ग्रह कौन-सा है, वो सोचता कि आपके अष्टम भाव का स्वामी मंगलदेव हो, सूर्यदेव हो, तो उनके हिसाब से रिज़ल्ट क्या होंगे, और हम ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार के रिज़ल्ट किस प्रकार के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये सुनो, देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं 8th लॉर्ड की। तो पहली बात, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका लग्न कोई सा भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम हर एक लग्न के अनुसार बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए हम लोग अभी फ़िलहाल मान लेते हैं, सपोज़ करो कि मैं आप 5 नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए। तो यहाँ आपका 11 और यहाँ आपका आ जाएगा 12, मतलब कि आपके जो 8th लॉर्ड बनते हैं वो यहाँ बन जाते हैं जुपिटर। सिर्फ एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको। आपकी मीन राशि है तो गुरुदेव बृहस्पति। अब देखिए, पहले हम दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए कि रिजल्ट किस प्रकार से आता है। जी समझिए, हर एक ग्रह की महादशा का अलग अलग स्पैन है। किसी की 10 साल की, किसी की 6 साल की है, किसी की 7 साल की, किसी की 18 साल की, तो अलग अलग स्पैन है। तो अलग अलग टाइम में हम अलग अलग तरह के रिजल्ट या इमोशनल अप एंड डाउन्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल, वो हमें देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है ग्रह के नेचर के हिसाब से। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए कि आपके 8th लॉर्ड पे, अष्टम स्थान पे, मैं आप बात करूँ दृष्टि के एस्पेक्ट की, तो फर्स्ट चीज़ आप चेक कीजिए आपके बर्थ चार्ट में कि जो आपका अष्टम स्थान का स्वामी है वो कहीं भी बैठा हो, उस पे कितनी शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही है, या आपके, और साथ देखिए आपके 8th हाउस पे कितने शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ अगर वहाँ है, एक से ज़्यादा ग्रहों की दृष्टियाँ अगर वहाँ है अष्टम भाव के स्वामी पर या आपके 8th हाउस पर, तो चीज़ें दिखाता है कि जो भी स्पैन है, मान लीजिए 10 साल का स्पैन है, अगर हाउस वाइज आपका जो अष्टम स्थान का स्वामी है वो सही नहीं बैठा है, शुभ स्थितियों में नहीं है, बट फिर भी शुभ स्थितियाँ, जो अशुभ दृष्टियाँ जो है वो इस प्रकार से काम करती है कि आपको हमेशा एक पुश मिलता रहता है कि हाँ, स्ट्रगल है बट आई विल पुट मोर एफर्ट्स, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। हाँ, मैं चीज़ों को सही कर लूँगा, एक ऑप्टिमिज्म हमेशा रहता है। तो दृष्टियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ आप वो चेक कीजिए। सेकंड, आप देखिए कि आपके अष्टम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। बिकॉज़ रिमेंबर 8th हाउस इज़ द वेरी इंटेंस एनर्जी। क्योंकि अष्टम स्थान इज़ व्हाट हाउस, जिसे हम लोग ग्रेवयार्ड कहते हैं, ऐसा कुछ जहाँ सब कुछ सडन है। इट इज़ अ डार्क हाउस ऑफ अ बर्थ चार्ट। तो ये जब अष्टम स्थान के स्वामी की महादशा आती है जीवन में, आप फ़ील करेंगे देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उस महादशा के बाद इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। चाहे वो आप कह लीजिए विचारों के रूप में कह लीजिए, फाइनेंशियल रूप में कह लीजिए, इमोशनल स्ट्रेंथनिंग के रूप में कह लीजिए, बिलीफ सिस्टम की फॉर्म में कह लीजिए, मतलब बहुत सारा बदलाव जीवन में आता है। और एक और बात समझिएगा, अष्टम स्थान जो है वो 7th हाउस से दूसरा है। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके लाइफ पार्टनर की जो वेल्थ है, वो भी काफ़ी हद तक हम लोग 8th हाउस से ही जज करते हैं। तो उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी आपको। हाँ, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर है कि आपके लाइफ पार्टनर का चार्ट कितना सुंदर है, कितना सुंदर नहीं है, बट काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं कि 8th लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है। तो पहले देखो, मैं जब हाउस प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात करता हूँ कि वो कहाँ बैठेगा तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी। रिमेंबर दैट थिंग। अगर आपके बर्थ चार्ट में अष्टम भाव का स्वामी यदि
मैं एल लिख रहा हूँ लॉर्ड, 8 लॉर्ड, यदि वो फर्स्ट हाउस में है, यदि वो फोर्थ हाउस में है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, इन भावों में यदि अष्टम भाव का स्वामी बैठा है आपका, देखिए ये आपकी आइडेंटिटी, काफी हद तक आपका इम्यून सिस्टम, आपका घर, आपकी शांति, आपका घर, आपकी शांति, सेवेंथ योर मैरिज, योर रिलेशनशिप, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे डील करते हैं, इट इज सेवेंथ हाउस। अगर अष्टम भाव का स्वामी यदि इन भावों में बैठता है, पहले, चौथे और सप्तम में, काफी हद तक सेकंड में, स्पेशली फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ में अगर बैठा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक से मतलब मेरा है कि अब आपको, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है, सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है, क्योंकि सबकी बात तो नहीं कर रहा, बट मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए पहले भाव में आपका अष्टम भाव का स्वामी बैठा है, चाहे वो कोई भी हो, अगर स्पेशली अगर मान लीजिए वो मैलेफिक है, जैसे मार्स है, क्रूरल प्लैनेट आप कह लीजिए, सैटर्न है आपका, या व्हाट वी से सन है, सन इज ऑल्सो क्रूरल प्लैनेट, इस प्रकार के ग्रह अगर बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनकर यदि पहले भाव में बैठे हैं, तो डेफिनेटली मान के चलिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपकी हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रांगली देखी जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक वीक होगा। तो ये दिखाता है कि हमें मालूम है कि महादशा स्टार्ट होने वाली है, तो पहला काम ही करना है कि हमें खुद पे फोकस करना है, हमारा रूटीन सुधारना है, हमारा स्पेशली व्हाट वी इनटेक, हम क्या खा रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं रेमेडीज़ की यहाँ बात करता जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज़ में बिलीव करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आप घर में ये छुपा दीजिए, वो कर दीजिए, उससे कुछ हो जाएगा, नो। आप बिकॉज एवरी हाउस इज सम हाउ, उसका किसी न किसी फॉर्म में हमारे तरफ से कार्मिक रिलेशन है, हर एक ग्रह का, स्पेशली राहु केतु कह लीजिए, सैटर्न कह लीजिए, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रह हैं जिनका हमारे साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, तो वो चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, तो हमें उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में उन्हें हमें भोगना ही होगा। तो आप बेवजह के इन चीज़ों में ना फंसे कि उसने ये कह दिया कि ये छुपा दीजिए, वो कर दीजिए, घर में ये पानी ला के वहाँ रख दीजिए, नो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, रिमेंबर दैट थिंग। तो पहली बात तो ये, इन 4 भावों में है तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पहले भाव में अगर है तो हेल्थ को लेकर, खुद को एस्टैब्लिश करने को लेकर दिक्कतें, मेनली हेल्थ को लेकर। और अगर मान लीजिए नवमास में भी मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड स्ट्रेंथफुल नहीं है, मैं नवमास में भी आपका लग्न लॉर्ड स्ट्रेंथफुल नहीं है, तो चीज़ें ज़्यादा दिक्कतें दे सकती हैं। चौथे भाव में सुख भाव में है, तो आपके घर में हमेशा ऐसा कुछ रहेगा कि एक चीज़ सही हुई, नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, घर में किसी न किसी की हेल्थ खराब हो रही है, सडनली पैसा कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा है। 8 इन द 4th हाउस। देखो मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं ऐसा नहीं, मैं उस तरह से नहीं बोल रहा आपको, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से काम करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटेंस एनर्जी। क्योंकि आप मान के चलिए 8th हाउस है, यहाँ मार्स की एनर्जी है, यहाँ केतु की एनर्जी है, तो वो डेफिनेटली काम तो करेगी करेगी। तो ये जो महादशा का जो पीरियड है, अब वो होता है आपके बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह है उसके अनुसार, लंबा, कम, 5 साल, 6 साल, 10 साल, जो भी है वो हो सकता है, तो वो आपको देखना होगा। 4th हाउस, 7th हाउस, यहाँ आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को इशू, या आप मैरिज के बाद आपकी हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए दिखे जा सकते हैं। पार्टनर के साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल वे में आप कह लीजिए कि मैरिज के बाद थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिखी आती है। मैं दोनों तरफ फ्लक्चुएटिंग बात कर रहा हूँ, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकती है, डेफिनेटली। सो ये थर्ड वन इज द रेट्रोग्रेड। अगर मान लीजिए आपका 8th लॉर्ड वक्री है, 8th लॉर्ड वक्री है, वक्री ग्रह कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है, कुछ कार्मिक ड्यूज है पास्ट लाइफ के जो आपको इस बर्थ में पे करने होंगे, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, इन शॉर्ट, जहां भी वो बैठा है, जो भी वक्री ग्रह है। अब मान लीजिए आपका, सपोज कीजिए आपके जुपिटर है, जुपिटर मान लीजिए वक्री आपके बर्थ चार्ट में, तो कहीं ना कहीं आपका इस प्रकार से होगा कि आप चीज़ों को करने से पहले बहुत सोचेंगे कि मैं करूं कि नहीं करूं, वहां उस डिलेमा में थोड़े से फंस जाएंगे, कर दिया तो मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा जो हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा विजडम है, वो हल्का सा इल्यूजन की तरफ होता है, हल्का सा, व्हेन जुपिटर इज रेट्रोग्रेड इन योर बर्थ चार्ट, थोड़ी चीज़ें डिले हो जाती है, कुछ हमारी वजह से भी, कुछ वो कहाँ बैठा है वो ग्रह, तो इन चीज़ों को आप जरूर देखना होगा। तो वक्री ग्रह अगर है, 8th लॉर्ड अगर है, तो इट इज विषय की थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आपके बर्थ चार्ट में, स्पेशली उस महादशा को लेकर, उस पीरियड को लेकर। एक और चीज़ समझिएगा, मैंने से मान लीजिए कि कोई एक्स प्लैनेट है आपका 8th लॉर्ड, उसकी महादशा 15 साल की, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 साल ही पूरे खराब है, नो,
नेवर बी। बट हाँ, जो एक 15 ईयर का जो फील है, हमें लगा कि हाँ, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भाई पॉजिटिव है आपका, मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपकी महादशा पॉजिटिव है, तो 15 ईयर का जो समय है वो ऐसा नहीं कि पूरा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी भी काम करेगी। मान लीजिए 5 साल बहुत अच्छे थे, 2 साल थोड़ा सा सही नहीं रहा, फिर 4 साल अच्छे रहे, 2 साल थोड़ा बहुत ज़्यादा गिर गया, करियर ग्राफ कह लीजिए, इमोशनल स्टेबिलिटी कह लीजिए, और भी कोई इश्यू कह लीजिए। तो ओवरऑल हमें लगेगा कि हाँ, ठीक ही तो था। बट जहाँ 5 साल बहुत अच्छा था, पर जो 2 साल का टाइम जो है, जहाँ हम लोग डाउनफॉल की तरफ है, वो बहुत अफेक्ट करता हुआ देखा जाएगा, बहुत स्ट्रांगली आपको अफेक्ट करता हुआ देखा जाएगा। रिमेंबर दैट थिंग। सो द फोर्थ, द वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। देखो, पाराशरी के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, कि अगर अष्टम स्थान का स्वामी एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज एक तो हाउस पहले से इंटेंस है, उसकी एनर्जी वैसे ही बहुत इंटेंस आपके बर्थ चार्ट में, और उस भाव का स्वामी यदि उच्च का हो जाता है, स्ट्रेंथफुल हो जाता है, तो ये दिखाता है कि 8th लॉर्ड ऐसे भाव का स्वामी बर्थ चार्ट में उच्च का है, तो प्रॉब्लम भी उसी के हिसाब से होगी। अगर वो स्ट्रेंथफुल है तो अब यू फेस मोर प्रॉब्लम, डिपेंड करता है किस हाउस में बैठता है। नीच का है, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। पराशरी के हिसाब से 3, 6, 8, 12 का जब स्वामी नीच का होता है तो राजयोग कहा जाता है। देखो, ये सब बातें हम लोग जब लिखी गई थी एस्ट्रोलॉजी, उसके हिसाब से बोली जाती है, बट इन द करंट सिनेरियो चीज़ें थोड़ी सी अलग है। यहाँ राजयोग का मतलब ये है, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल आप चीज़ों को रिफाइन करते हुए देखते हैं, लॉट ऑफ स्ट्रगल आपको चीज़ें मिलती है, देन यू बिकम हैप्पी, बिकॉज जब हम कोई चीज़ बहुत मेहनत करके कोई चीज़ में मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। और एक चीज़ मुझे 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 बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाए मुझे, तो फिर शायद मैं उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा उस तरह से कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किए फिर मुझे कोई चीज़ मिली। तो वो जो खुशी है बहुत हार्ड वर्क के बाद चीज़ों को मिलना, दैट इज़ वॉट फुल ऑफ जॉय, तो उससे हम लोग फिर कह देते हैं कि राजयोग है। दैट इज द थिंग। यही सेम चीज नीच भंग के केस में होती है। मान लो कोई ग्रह का अगर नीच भंग हो रहा है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें बहुत स्मूथली चलेगी। नो, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बट हाँ, रिजल्ट आपको मिलते आते धीरे धीरे मिलते आते हैं। दैट इज द पॉइंट। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि सपोज ये आपका 8th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है। मान लीजिए कोई ग्रह है आपके बर्थ चार्ट में अष्टम स्वामी और एक्सॉल्टेड है, और वो फर्स्ट हाउस में बैठ गया, मान लीजिए पहले हाउस में बैठ गया। कोई भी ग्रह एक्सॉल्टेड है, फर्स्ट हाउस में बैठ गया। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे देखें इस चीज को कि जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि जो चीज मैंने जब नहीं सोची होगी वो उस समय मुझे मिलती हुई देखी जाएगी, या इस प्रकार से कि मुझे अब उस चीज की जरूरत नहीं है, तब मुझे वो चीज मिल रही है। मतलब जो हमें चीज जिस टाइम पे चाहिए वो चीज में उस टाइम पे नहीं मिलती। दिस इज वॉट द एक्सॉल्टेशन ऑफ 8th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। मैं चाहता हूँ कि मैं 40 साल की उम्र तक मैं खुद को एस्टेब्लिश कर लूँ, मैं रिटायर हो जाऊँ। नो, 8th लॉर्ड एक्सॉल्टेड फर्स्ट हाउस में, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपको 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल तक काम करना पड़ेगा, और आप काम करते खुश भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। दिस इज वॉट द एक्सॉल्टेशन। मतलब कि आपको लाइफ में चैलेंजेस मिलेंगे तो बड़े मिलेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी। वही अष्टम भाव के स्वामी मान लीजिए चौथे भाव में आके उच्च के हो जाता है, तो ये घर के लिए अच्छा नहीं है, घर के लिए अच्छा नहीं है। घर में स्पेशली आप ऐसा कह लीजिए कि मान लीजिए आप कोई घर बना रहे हैं, तो यू वांट पर्टिकुलर लोन, और आपको लोन नहीं मिल रहा जब आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फिर सडनली किसी का कॉल आता है कि सर आप लोन सेंक्शन कर दिया हमने आपके लिए, आपके लिए लोन अप्रूव हो गया। बट वो जब आपके लिए उस समय जब लोन मिल रहा है आपको, वो स्थिति ऐसी है कि मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। आपके घर में 8th लॉर्ड 4th हाउस में आके एग्जॉल्ट हो रहा है, तो ये दिखाता है कि घर में जो पेरेंटल साइड है, पेरेंटल साइड मतलब कि आपके एंड से भी या आपकी वाइफ के एंड से भी, हस्बैंड के एंड से भी, मतलब आपके पार्टनर के एंड से कोई ना कोई एक बहुत स्ट्रेंथफुल होगा, कोई ना कोई बहुत स्ट्रेंथफुल होगा। वो आपको हमेशा सपोर्ट करता हुआ मिलेगा, हमेशा सपोर्ट करता हुआ मिलेगा ये। बट चौथे भाव में तो फिर वो जो स्ट्रगल है हमेशा रहेगा घर में। घर में स्ट्रगल से मतलब कि घर में किसी की हेल्थ इशू कह लीजिए, आप खुद को भी अगर आप कहेंगे कि आप घर के बाहर बहुत सही हैं, जैसे आप घर पहुंचते हैं यू फील मोर डिप्रेस्ड। मतलब कि आप मान लीजिए आपकी एज 30, 35, 40 साल की उम्र है आपकी, आप ऑफिस में हैं,
यू फील वेरी गुड, बट जैसे आप घर की तरफ आते हैं, घर पे पहुँचते हैं, घर की प्रॉब्लम्स देखते हैं, देन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर डिप्रेस्ड, यू फील कि शायद मैं वहाँ ही बहुत अच्छा था। दैट इज़ व्हाट द एक्सॉर्डेंट एट लॉर्ड। अब मैं बात करता हूँ एक बार, यदि मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी आपके बर्थ चार्ट में नीच का है, मान लीजिए एट लॉर्ड आपका नीच का होकर आपका 10th हाउस में बैठ गया, एट लॉर्ड डेबिलिएशन में है और आपके दशम भाव में बैठा है। तो अब ये तय है कि जो अष्टम भाव के जो आपके कर्म है, 8th हाउस के जो आपके कर्मास है, वो थोड़े से वो फ्री हो गए। मतलब कि 8th हाउस की जो प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप कह लीजिए क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आप कह लीजिए, या ऐसा कुछ जो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है, वो थोड़ी सी सही हो गई है, थोड़ा सा स्टेबल हो गया। देखो, मैं एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, समझते हैं, एनर्जी इज व्हाट कंजर्व्ड, एनर्जी इज नाइदर टू बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। ये हम पढ़ते थर्मोडायनामिक्स में, आपने याद हो स्कूल में भी पढ़ा हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि एनर्जी का अलग अलग टाइम पे हमें अलग तरह से फील होती है, कभी कम कभी कभी ज़्यादा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में है तो अष्टम भाव का जो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है, जो दिक्कतें हैं वो आपकी लाइफ में थोड़ी सी कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। दिक्कतें कहाँ बढ़ जाएगी? आपके 10th हाउस में। तो 8th हाउस में तो आप फ्री हो गए एक तरह से, वहाँ के इश्यूज नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का नीच का होना अच्छी बात ही है। बट आपके 10th हाउस में बैठा है तो आपका करियर जो है वो फ्लक्चुएटिंग हुआ, आपका करियर जो है वो फ्लक्चुएटिंग होगा। मान लीजिए आपका अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो यहाँ के बैठ गए, नीच के बैठ गए दशम भाव में, तो ये क्या दिखाता है कि आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी, आपके पीछे बैक बाइटिंग होगी, बैक बिचिंग होगी, आपके ऑफिस वाले आपसे खुश नहीं होंगे, चाहे आपको मालूम पड़े ना पड़े, बट समहाउ ऐसी कुछ प्लानिंग जरूर होगी। भैया मान लीजिए 8th हाउस के लॉर्ड नीच के वहाँ पे 2nd हाउस में बैठ जाएंगे। 2nd हाउस इज व्हाट द की वाणी को भी दिखाता है, तो आप कई बार इस प्रकार का होंगे कि कई बार तो बहुत हाई, कई बार बहुत लो। 2nd हाउस आपकी फैमिली है, जब आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए तब वो सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, या उनकी तरफ से सपोर्ट आपको नहीं मिलता हुआ देखा है। नहीं करेंगे से मतलब मेरा है कि ऐसी कुछ कंडीशन बन जाएगी कि या तो आप सपोर्ट ले नहीं पाएंगे या वो कर नहीं पाएंगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स है। पर 8th हाउस आप फ्री हो गए, जो क्रॉनिक इश्यूज है वो आपकी लाइफ में बहुत कम होते हुए दिखाएंगे। रिमेंबर, मैंने अभी राहु केतु का इन्फ्लुएंस यहाँ ऐड नहीं किया है, मैं सिर्फ 8th लॉर्ड को ही इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनो, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ फिर महादशा आपकी लाइफ में उस तरह से होती हुई दिख जाएगी। वर्गोत्तम है, इसको इतना समझ लीजिए कि अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर किस आपका वर्गोत्तम है D9 चार्ट में, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही इंटेंस एनर्जी है और फिर जाके वो और स्ट्रेंथफुल हो रहा है, क्योंकि वर्गोत्तम प्लैनेट जल्दी रिजल्ट देता है, मोस्ट स्ट्रेंथफुल है। तो 8th हाउस 6th हाउस के स्वामी का वर्गोत्तम होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं बर्थ चार्ट में। तो जरूर चेक कीजिए, अगर वर्गोत्तम है तो आपको लाइफ में 8th हाउस की एनर्जी बहुत फील होगी, बहुत वहां से आप परेशान रहेंगे। साथ ही साथ कि जैसे मान लीजिए वो आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो 4th हाउस भी आपका अफेक्टेड होगा, 4th हाउस भी आपका अफेक्टेड होगा। रिमेंबर कि जब भी महादशा की बात की जाती है, तो जैसे मान लीजिए कोई ग्रह अष्टम का स्वामी है, वो आपके 3rd हाउस में बैठ गया, तो आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो गया, आपका 3rd हाउस भी एक्टिवेट हो गया, और 3rd हाउस कहाँ देख रहा है? ठीक सामने वाली ऑपोजिट साइड में आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट है। तो मोस्टली आप फेस करेंगे कि आपके लाइफ में उस पर्टिकुलर टाइम में 8th हाउस की एनर्जी, 3rd हाउस की एनर्जी, 9th हाउस की एनर्जी बहुत डोमिनेंट होगी। उसके सराउंडिंग में आपकी काफी एनर्जी खर्च होती हुई दिख जाएगी, या आपके वहां एफर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, 3rd हाउस सिबलिंग को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, खुद के एफर्ट्स को लेकर, 8th हाउस समझ लीजिए, 9th हाउस फॉर्चून को लेकर, दीज आर द थिंग्स। देखो, एक्चुअल में क्या 8th हाउस की जो मैं बात कर रहा हूँ, 8th हाउस बेसिकली उसको दिखाता है कि जो हमने पैसा नहीं कमाया, जो हमारा अनअर्न्ड मनी है, उसे हम 8th हाउस से देखते हैं। तो 8th हाउस मोस्टली सबसे अच्छा जो काम करता है वो सिर्फ आपकी वेल्थ को लेकर काम करता है। बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आप लाइफ में नेगेटिव ही देखेंगे। देखो, मैं फिर से कहूँगा, मैं डरा नहीं रहा, बट चीज़ें जो एक्सपीरियंस की मैं वो शेयर कर रहा हूँ। हाँ, वेल्थ के कुछ कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए 8th हाउस 12th हाउस में बैठा है, 8th हाउस 11th हाउस में बैठा है, 11th लॉर्ड के साथ या 12th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो वेल्थ में जरूर आपको हेल्प करता हुआ दिखाया जाता है। चलो, फिलहाल हमारा टॉपिक वेल्थ की बात नहीं है, हम महादशा को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्मिक एक्सेस, राहु केतु का इन्फ्लुएंस, यदि अष्टम भाव में राहु या केतु पर बैठे हैं, स्पेशली अगर राहु बैठे हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ा देता है। बिकॉज रिमेंबर, 8th हाउस इज द एनर्जी ऑफ मार्शियन एनर्जी, 8th हाउस का जो को लॉर्ड है वो आपका केतु है। तो राहु बहुत कंफर्टेबल नहीं है 8th हाउस में। हाँ, एक ही तरह से कंफर्टेबल है कि यदि आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं, रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप थीसिस लिख रहे हैं, नो,
रिसर्च का मतलब आप किसी वैसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहां आपको मेंटल एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है बजाय फिजिकल एनर्जी, और फिर आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अगर आप अपने काम में झोंक दें, तो फिर 8th हाउस अच्छे से काम करता हुआ दिखाता है राहु। राहु यदि 8th हाउस में है तो, राहु यदि 8th हाउस में है तो, हाँ, राहु यदि 8th हाउस में यहाँ पर है तो फिर ये प्रॉब्लम है कि हेल्थ इश्यूज कुछ इस तरह से जो इजीली डायग्नोज ना हो। आफ्टर 40s, आफ्टर 35 आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए दिखे जाएं। मतलब बेसिकली वही हेल्थ इश्यूज जो हमें लग रहे थे कि नहीं ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, जो हमने 20-25 साल की उम्र में छोड़ दी थी, कुछ नहीं, नॉर्मल है। सडनली 10-12 साल बाद देखेंगे कि भाई हमें अंदर तो मालूम नहीं पड़ा हमारी बॉडी में क्या हो रहा, बट जैसे हम लोग फिर मेडिकल चेकअप के लिए गए, वी फाउंड कि नो, वो चीज़ जो है क्रॉनिक पे चेंज हो गई। दैट इज राहु इन द 8th हाउस। राहु इन द 8th हाउस वैसे भी बहुत लाइफ में स्ट्रगल देता है आपको। इट इज़ नॉट एन ईजी प्लेसमेंट, राहु इन द 8th हाउस। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है कि तो इन द 2nd हाउस, राहु इन द 8th हाउस, आप जरूर देखें उसे, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। सो दिस इज व्हाट द कार्मिक एक्सेस। तो हाँ, केतु अगर यहाँ पर है, सपोर्टिव है केतु यहाँ पर। केतु 8th हाउस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, क्योंकि 8th हाउस खुद ही इंटेंस है। केतु केतु उस इंटेंसिटी को और बढ़ा देगा। बट ठीक है, 8th हाउस से हम लोग बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं देखते हैं जो कि हमारी लाइफ में इमोशनल वे में है। हमारी लाइफ में इमोशनल वे में नहीं है कि हमारा किसी से कनेक्शन, मदर के कनेक्शन, फादर का कनेक्शन से हमारा जुड़ाव, भाई बहनों से जुड़ाव, वो 8th हाउस से लिंक नहीं है। तो केतु यहाँ कंफर्टेबल है, केतु यहाँ कंफर्टेबल है। बट राहु क्रिएट प्रॉब्लम्स। एक और बात की, यदि राहु कंजंक्ट है 8th हाउस के साथ, राहु कंजंक्ट 8th हाउस के साथ किसी और हाउस में, तो फिर वो जो एनर्जी उसको एम्पलीफाई कर देगा। केतु यदि 8th हाउस का कंजंक्ट है, मान लीजिए आपके अष्टम भाव के सामने जुपिटर है, केतु जुपिटर के साथ बैठा चौथे भाव में, केतु जुपिटर के साथ बैठा चौथे भाव में, तो 4th हाउस को लेकर फिर घर में इश्यू, मदर को लेकर इश्यू, आपकी अपब्रिंगिंग को लेकर इश्यू, या आपके चाइल्ड बर्थ की अपब्रिंगिंग को लेकर इश्यू होते हुए दिखे जाता है। तो नेक्स्ट इज द प्लैनेट, लास्ट वन द प्लैनेट, कि आपका अष्टम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी हमारे पास चार्ट। अब हम देखते हैं प्लैनेट्स कौन सा ग्रह है आपके चार्ट में, और फिर हम समझते हैं ग्राफ की हेल्प से। मान लीजिए आपका 8th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है, पहला मान रहा है मार्स है, सपोज लीजिए मार्स है, तो ऑब्वियसली एरीज लग्न होगा आपका। तो यदि मंगलदेव अगर है अष्टम भाव के स्वामी आपके, तो उधर क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहली बात तो इट इज व्हाट मार्शल एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होगी। 8th हाउस कालपुरुष कुंडली में मार्स उसके लॉर्ड भी है, रूलर भी है, तो एक्सट्रीमिटी जो आपके जीवन में है वो काफी हद तक बढ़ती दिखाएगी। तो अगर हम लोग देखो, मैं इसको ना एक तो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, एक तरफ मैं यहाँ स्ट्रगल लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज 8th लॉर्ड मार्स है, और अगर मैंने जिन भावों में कहे अगर वहां बैठे हैं, तब तो आप देखेंगे लाइफ में जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ में इस तरह से होगा, ये बढ़ेगा थोड़े समय के लिए कम, फिर वापस बढ़ेगा, थोड़े समय के लिए कम, फिर वापस बढ़ेगा, फिर कम, इस तरह का फ्लक्चुएशन सब रहेगा। समय के साथ यदि 8th हाउस का जो लॉर्ड है शुभ राशियों में नहीं बैठा है, तब इस प्रकार कुछ फील करेंगे। स्ट्रगल बढ़ा लाइफ में, बढ़ा से मतलब मान लीजिए कि 5 साल का समय है, 5 साल बढ़ा, फिर 2 साल कम हो गया, फिर 4 साल बढ़ा, 2 साल कम हो गया, ऐसा कुछ कर लीजिए। हाँ, वो अलग बात है कि मंगलदेव की महादशा का समय इतना नहीं है, कम वर्ष, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए 5 महीने स्ट्रगल बहुत रहा, फिर 2 महीने कम, फिर 4 महीने बढ़ा, फिर 2 महीने कम, ऐसा कुछ। तो स्ट्रगल और टाइम का आपको ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। वही मान लीजिए मार्स आपके बर्थ चार्ट में बहुत सुंदर स्थिति में बैठा है, बहुत सुंदर स्थिति में, तो मार्स इज व्हाट अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, इट इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, फास्ट मूविंग प्लैनेट। तो रिजल्ट जो आप देखेंगे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस तरह से बढ़ते हुए दिखने वाला है। तो अभी जो ग्राफ देख रहे हैं इसमें रिजल्ट बढ़ तो रहे हैं, बट ये बहुत एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं है, मतलब कि रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको लाइफ में ऐसा मिलेगा कि धीरे धीरे वो बढ़ते हुए देखे जाएंगे, धीरे धीरे वो बढ़ते हुए देखे जाएंगे। बशर्ते ध्यान रखना कि मार्स किन हाउसेस में बैठा है, शुभ राशियों में है या नहीं है। मार्स 4th हाउस में ना हो तो बहुत बढ़िया है, 7th हाउस में ना हो तो भी बहुत बढ़िया है, 1st हाउस में बैठा है तो यू फील सो मच एनर्जेटिक एंड ऑल, रिमेंबर दैट थिंग। ये तो हमने बात करी मार्स की। सेकंड हम लोग बात करें यदि, तो मार्स के लिए बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, मंगलदेव के लिए स्ट्रगल की मैंने बात करी, ऐसा कुछ रहेगा ग्राफ आपका। सेकंड हम लोग बात करते हैं दैट इज
यदि चंद्रमा अगर आपके 8th लॉर्ड है, चंद्रमा 8th लॉर्ड मतलब कि यहाँ 4 नंबर, यहाँ 3 और यहाँ 9, तो आपकी धनु राशि है, धनु लग्न आपका। चंद्रमा 8th लॉर्ड है तो फिर मून रिप्रेजेंट योर व्हाट, योर इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल स्ट्रेंथ। 8th हाउस में कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से मून वैसे भी क्या होता है, डेबिलिएशन में है। तो देखिए, तो एक तो ये बेस्ट टाइम है कि आप रिसर्च फील्ड में चले जाएं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, इस तरह की कुछ चीजें करें आप, बिकॉज मून 8th लॉर्ड है, अगर 8th हाउस में बैठा मान लीजिए तो इट इज द बेस्ट फॉर व्हाट टू गेट सम मोर इंफॉर्मेशन, टू स्टडी डीप साइंसेस एंड ऑल। तो मान लीजिए अष्टम स्थान का स्वामी अब जो मैंने बात करी, पहले भाव में, चौथे में, सप्तम में अगर बैठा है, किसी भी अवस्था में हो, डेबिलिएशन में हो चाहे एक्सॉल्टेशन में हो, ये जरूर है कि उस पर्टिकुलर भाव को लेकर जो आपको कह लीजिए आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है, आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो ऐसा कुछ होगा कि कभी तो बहुत हाई, कभी तो बहुत हाई होगा वो, फिर थोड़े समय के लिए स्थिर हो गया मन आपका, फिर यू फील वेरी मच डिप्रेस्ड, फिर थोड़े समय के लिए स्थिर हो गया, फिर बहुत हाई, इस तरह कुछ आप ग्राफ कह सकते हैं। अब इमोशनल स्ट्रेंथ में मतलब आपका जॉय भी है, आपकी खुशी भी है, और आप इंटरनली ओवर थिंकिंग की वजह से कितना डिप्रेस्ड है, कितना परेशान है, वो दोनों चीजें। ओवर थिंकिंग वजह से कितना डिप्रेस है, कितना परेशान, दोनों चीजें। तो अगर मान लो शुभ राशियों में है, अच्छी जगह प्लेस है, तो आप खुश बहुत ज्यादा होंगे, हर छोटी चीज पे खुश होना। कई बार ऐसा इवेंट है कि शायद वहां बाकी लोग खुश ना हो, यू फील वेरी हैप्पी, जो इंटरनल जॉय है वो आप देखेंगे बढ़ता हुआ दिखा, फिर थोड़ा सा स्टैटिक हो जाएगा, फिर यू फील वेरी लो, देन आप उसी जोन में हैं, उस जोन में रहेंगे, फिर आपस से सडनली, क्योंकि एक्चुअली मून इज व्हाट, इट इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, फास्ट मूविंग प्लैनेट। और दूसरी बात की ये एक राशि में 2.5 दिन तक लगभग रहता है, उसके अलावा ये हमारे मन का कारक है, मन का कारक है। उसके साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि चंद्रमा जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। चंद्रमा के 2 फेज जानते हैं हम लोग, तो वैक्सिंग और एक वेनिंग। चंद्रमा एक तो बढ़ता हुआ और एक घटता हुआ चंद्रमा होता है। तो उसी के हिसाब से हमारी लाइफ में, जब 4th हाउस की मान लो मून आपका 4th हाउस में बैठा है, तो वैसे तो 4th हाउस में मून कंफर्टेबल है कालपुरुषी कुंडली में, कालपुरुषी कुंडली में 4th हाउस में कंफर्टेबल। बट देखिए ये आपका 4, तो ये आपका 3, ये 9, 10, 11, 12, मतलब कि धनु राशि में बैठा है चंद्रमा, तो कंफर्टेबल है वहां पर, वो वहां पर कंफर्टेबल है। बट रिमेंबर चूंकि वो 8th लॉर्ड है, तो आपको बेसिक हेल्थ इश्यूज ध्यान रखें। बेसिक मतलब कि जो मौसम के साथ सर्दी, जुकाम, खांसी, ये हमेशा लगे रहेंगे, आप हमेशा लगे रहेंगे। और स्पेशली यदि आपकी एज इस प्रकार की, या तो कि आपका जन्म ही मान लीजिए चंद्रमा की मादशा में हुआ, तो उस समय इनिशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। एक मान लीजिए कि आपकी एज ऐसी है 30 से लेके 40 के बीच में आपकी मादशा स्टार्ट हो रही है, 10 साल का जो समय है, तो यू फील दैट टाइप ऑफ कि मन में इस तरह ख्याल है कि तो क्या ना, जॉब का चेंज हो जाना, आपका ट्रांसफर हो जाना। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो ट्रांसफर फिर अच्छी जगह होता है, चंद्रमा अगर नेगेटिव है चार्ट में तो फिर एप्रिसिएशन नहीं मिलना, संतुष्टि नहीं मिलना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। बट हाँ, जो आपका इमोशनल क्वेश्चन है, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ है, आपका मानसिक जो आप कह लीजिए आपकी पूर्ति है, वो इस तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे हम लोग बात करें, हमने पहले बात करी मंगल देव की और चंद्रमा की, तो हम बात करते हैं सैटर्न की, शनिदेव, थर्ड वन सैटर्न। रिमेंबर एक और चीज की, आपको पहले सारे पॉइंट्स एनालाइज करने होंगे, सैटर्न का प्लेसमेंट कैसा है। हाँ, अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, अब सैटर्न देखो, अगर मैं यहाँ इस एक्सेस पे अपना टाइम है, समय है, सैटर्न खुद टाइम को रूल करते हैं, सैटर्न काल को रूल करते हैं।
अब यहाँ दो चीजें होगी, एक तो कि डीले लाइफ में, स्ट्रगल एंड डीले कह लीजिए आप लोग। स्ट्रगल एंड डीले सडन का टाइम बढ़े तो बहुत लंबी महादशा है। एक बात तो ये, अगर सडन नेगेटिव साइड पे है, हमने चीजें देखी कि सडन सही नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, तो फिर चीजें इस प्रकार से है कि यू आर इन अ जोन जहां पर आपका स्ट्रगल डीले ऐसा कुछ है। आप एक स्थिति पर आके फंस जाएंगे। थोड़ा उसको मैं और क्लियर करूं, कैसे मान लीजिए कि स्ट्रगल डीले जो है वो लाइफ में धीरे धीरे बढ़ता, टाइम के साथ धीरे धीरे, उसको और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। बेटर ऐसे देख लीजिए, हल्का सा ऊपर कर लीजिए। स्ट्रगल डीले जो है लाइफ में धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक तो आपको ये फील आएगी जिस गाँव में बैठे हैं उस हिसाब से, और एक आपको लगेगा कि लाइफ रुक सी गई है, समय तो चल रहा है बट चीजें बदल नहीं रही है। अब मान लीजिए करियर के हाउस में है तो उस हिसाब से बात करेंगे हम लोग, मान लीजिए हमारे एफर्ट के हाउस में तो उस हिसाब से बात करेंगे हम लोग, हमारी क्रिएटिविटी संतान पक्ष के हाउस में तो उस हिसाब से रिजल्ट होगा। बट आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, स्ट्रगल हो चाहे डीले है, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट फील होगा आपको। आपको लगेगा कि ये समय थोड़ा इस प्रकार का है कि कंसिस्टेंट, कि फील लाइक दैट कि चीजें रुक गई है, कुछ हो भी रहा है कुछ नहीं भी हो रहा है। हम इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं पिछले 3 साल पहले भी यहीं था, अब भी यहीं हूं, मैं बढ़ा हूं तो थोड़ा ही बढ़ा हूं, घटा हूं तो थोड़ा ही बढ़ा हूं। बट हाँ, अगर सडन सुंदर स्थिति में बैठे हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो यू फील कि फिर स्ट्रगल डिले तो रहेगा साथ में, ये हमेशा फिर मान लीजिए थोड़ा ऐसा कुछ रहेगा। इसका ग्राफ आप कह लीजिए कि स्ट्रगल डिले इस तरह का है, वो कांस्टेंट हो गया है। बट जो फिर जॉय या ग्रोथ कह लीजिए आप, सर्टेन इज व्हाट द बेसिकली आपके हार्डवर्क के हिसाब से कितना एफर्ट मिल रहा है आपको, वो ग्रोथ थोड़ी ऐसी होगी कि भाई इस तरह से कुछ, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि ग्रोथ धीरे तो है बट बढ़ रही है, धीरे तो है बट बढ़ रही है, धीरे तो है बट बढ़ रही है। आप मान लीजिए आप एक्स टाइम पे यहां पर थे, 10 साल बाद यू फील कि हाँ मैंने काफी कुछ कमा लिया है। बट अगर आप ठीक 1 साल बाद देखेंगे तो यू फील कि मैं वहीं का वहीं हूँ, 2 साल बाद देखेंगे तो मैं वहीं का वहीं हूँ, 3 साल बाद 4 साल बाद यू फील कि हाँ धीरे धीरे बढ़ तो रहा है। तो ग्राफ जो धीरे धीरे बढ़ता, बट हाँ स्टैटिक रहेगा, वहाँ फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे इन द व्हाट सर्टेन महादशा। हेल्थ इश्यू भी अगर है प्लेसमेंट के हिसाब से, जिस भाव में बैठे हैं शुभ राशि में नहीं है, तो हेल्थ इश्यू वैसे रहेंगे कि लंबे समय तक रहेंगे कि मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ बट फिर भी फर्क नहीं आ रहा। कई बार मुझे अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करने पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स इसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा। वो डिपेंड करता है किस हाउस में, मान लो सडन अगर 6th हाउस में है तो स्थिति हो सकती है, सडन मान लीजिए 1st हाउस में है और आपका 8th हाउस स्ट्रांग नहीं है, बेनिफिट्स अगर नहीं है, तो यू फील लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शनिदेव के बाद सन, सूर्य। जब आपके 8th लॉर्ड सूर्यदेव है तो यहाँ ऑब्वियसली 5 है, यहाँ 4 है, आपका जो लग्न होगा वो मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट आप। तो देखिए सन बेसिकली हमारी लाइफ में 2-3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो आपकी लाइफ में फेम, एक आपकी आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक से मतलब ये होता है कि एक तो फेम कह लीजिए, आत्मा का कारक से मतलब है कि मैं कहाँ खुशी ढूंढ रहा हूँ या मैं किन चीजों में मुझे जॉय फील होता है, दैट इज व्हाट द यू आर व्हाट वी से कि इंटरनली आप कितना खुश हैं, दैट इज व्हाट द सन। एंड आपके एफर्ट के हिसाब से आपको फेम नेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली ये कुछ 2 पॉइंट हम कह सकते हैं सन के केस में हम कंक्लूड करेंगे। सूर्य यदि मान लीजिए 6ठे भाव में है, अष्टम स्थान में है, या सूर्य मान लीजिए 7म भाव में भी अगर है, तो फिर
आपके एफर्ट के हिसाब से आपको उस महादशा में, मैं तो स्पेशली हम लोग जो टाइम ले रहे हैं महादशा का, ये मान लीजिए कि आप 25 से लेकर 45 साल वाला टाइम कंसिडर कर रहे हैं, जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया है और जहाँ हम लोग हमारा करियर एंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं 50-55 के बाद। 20 साल की उम्र से पहले और 55 के बाद बहुत डोमिनेंटली सन काम नहीं करता। तो सन इज योर नेचुरल आत्मकार का ऑल्सो। तो हमारी लाइफ का जो पर्पस है कि हम इस कर्म को करने के लिए पैदा हुए हैं, तो जनरली हमारा जो कर्म है वो आपके देख लीजिए कि 20 साल के बाद ही हम लोग उस डायरेक्शन में आते हैं कि जो हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं, परिवार के लिए कुछ करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज व्हाट फॉर सन 20 से लेके 55-60 साल का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही राशि में नहीं है तो फेम मिलने में दिक्कतें होती है। तो सन क्या दो चीजें हैं कि तो फ्रस्ट्रेशन आप कह लीजिए, फ्रस्ट्रेशन, तो जैसे मान लीजिए सन आपका यहाँ बैठा है 6th हाउस में बैठा है, तो ये तो तय है कि सूर्य अगर यहाँ बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, तो 10, ये आपको 4 और ये 3, मतलब कि आपके बुध की राशि में सूर्य बैठे, तो एक तो ये हाउस एक्टिवेट होगा और एक आपका 12th हाउस एक्टिवेट होगा। तो यहाँ बैठे तो ये श्योर है कि आपकी लाइफ में कितने भी हिडन एनिमीज क्यों ना हो, कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों ना कर रहा हो, सूर्य की जो महादशा है 6 साल की, उस समय वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सूर्य उस चीज़ को रोक लेंगे। दैट इज द नेचुरल आत्मकार का, दैट इज द पावर ऑफ नेचुरल आत्मकार का। चूंकि 8th लॉर्ड है वो, तो इन 6 सालों में ये ज़रूर है कि हम ऐसा कुछ काम कर जाएंगे, क्या पहले का 6 साल से पहले का समय या 6 साल के बाद का समय जो है, उसमें ऐसा कुछ काम ज़रूर होगा कि कुछ लीगल ट्रबल लाइफ में होती हुई देखी जा सकती है। लीगल ट्रबल का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी केस में फंस गया, नो, वहाँ तक ही नहीं है। मान लीजिए मैंने किसी की हेल्प करी, उसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ गया, ये भी लीगल ट्रबल है। लीगल ट्रबल से मतलब सिर्फ यही नहीं कि हमारे घर परिवार में जो लड़ाई झगड़े वो नहीं, किसी और की वजह से आप लीगल ट्रबल में फंसते हुए देखे जाते हैं। सन इन 6th हाउस अगर सही राशियों में नहीं है, सॉरी ऑब्वियसली तो जमिनाई में है, और अगर मान लीजिए कि अब यहाँ बैठा है तो फिर वो आपके 12वें भाव को दिख रहा है, तो अगर आप उस स्थिति में है कि यार इन फ्रस्ट्रेशन, तो फिर आपकी इच्छा रहेगी कि मैं उस चीज़ को जगह को छोड़ दूँ, मुझे इस जगह से, इस जॉब से, इस बिजनेस से, इस पर्टिकुलर कंडीशन से कैसे से निकल के कहीं और जाना है मुझे, ये थॉट प्रोसेस रहता है सूर्य 6ठे भाव में। जो सामने वाले 12वें भाव 12th हाउस इज अबाउट द लिबरेशन, एग्जिट हाउस, उसको भी एक्टिवेट करेगा, वहां आपकी दृष्टि रहेगी। ये तो अब सन का बहुत सिंपल फंडा है, अगर सही साइड में बैठा, अगर अच्छी राशियों में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो डेफिनेटली मान के चलिए ग्राफ होगा बिल्कुल स्मूथ रहेगा, आप लाइफ में ग्रो करेंगे, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे लाइफ में, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। ध्यान रखना ऊपर के पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे लाइफ में। मतलब कि जो 6 साल है कि आप 6 साल पहले यहाँ पर थे, तो 6 साल बाद बिल्कुल यहाँ पर होंगे, बिल्कुल यहाँ पर होंगे। और अगर सूर्य ऐसी जगह बैठा है जहां ये मैं फर्स्ट, यहाँ भी अभी हम लोग फेम की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये मैंने फेम के लिए बनाया ग्राफ। अगर सही भाव में नहीं बैठा है, 7th हाउस में बैठा मान लीजिए, तो फिर वाइफ, लाइफ पार्टनर, हस्बैंड के साथ जो ईगो क्लैश होंगे वो इस तरह से हैं कि वो भी राइज ही करेंगे, वो भी राइज ही करेंगे। 7th हाउस में बैठे हैं, मान लीजिए 7th हाउस में आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में सूर्य देव या तो एक्सॉल्ट के हैं या डेबिलेशन में भी अगर है, तो लाइफ पार्टनर का जो ईगो क्लैश है वो बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और अगर किसी और भाव में है जहां फेवरेबल नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत शार्पली लाइफ में वो भी बढ़ती हुई देखी जाएगी, फ्रस्ट्रेशन भी लाइफ में बहुत शार्पली बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो सैटर्न, सूर्य का बहुत सिंपल सा रूल है, सूर्य सैटर्न की तरह काम नहीं करता। सैटर्न जहाँ चीज़ों को लेकर बहुत इस तरह से है कि यू फील की चीज़ें कांस्टेंट हो गई, सन के केस में आप फटाफट डिसीजन लेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसकी वजह से आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, जो भी आपके एफर्ट्स हैं उनके रिजल्ट आपको फटाफट देखने को मिलेंगे, जो भी आपके एफर्ट्स हैं उनके रिजल्ट आपको टाइम के साथ फटाफट देखने को मिलेंगे, चाहे वो नेगेटिव है तो भी बहुत स्ट्रांगली आपके बर्थ चार्ट में, आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे,
पॉजिटिव है बहुत, तो ये बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर की महादशा भी एक बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। इससे ठीक पहले जो महादशा है वहां प्लैनेट का नेचर बहुत अलग है। राहु इससे पहले ठीक, मतलब कि यदि आपके जीवन में जुपिटर की महादशा आ रही है तो उससे पहले आप राहु की महादशा से गुजर चुके हैं। मीन्स आपने आपके लाइफ का रोलर कोस्टर टाइम तो देख लिया है। इसलिए हम कहते हैं कि जुपिटर की जो महादशा आती है तो एक ठहराव, जिसको आप कहते हैं एक इमोशनल स्टेबिलिटी, कुछ समय के लिए तो मान ही लीजिए आप शुरू के 1-2 साल तो यू फील कि हाँ आई एम मोर रिलैक्स्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता जुपिटर कहाँ बैठे हैं, किस भाव बैठे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट शुरुआती कुछ समय तक आपको लगेगा 1 साल 6 महीने 2 साल की, यार यू आर फील मोर रिलैक्स्ड डेफिनेटली, क्योंकि पिछला जो समय है वो राहु का समय था। अब जुपिटर इज ऑल्सो अ स्लो मूविंग प्लैनेट, एंड बेसिकली ये आपके विजडम को स्ट्राइक करता है। हम लोग जानते हैं जुपिटर इज व्हाट द विजडम एंड इट इज व्हाट द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। जहां बैठता है उन चीजों, वहां की चीजों को बढ़ाता है। जुपिटर के 2 मेन आप कह सकते हैं कि समय के साथ विजडम और आपका एक्सपेंशन काम करता है। जुपिटर मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठा है, मान लीजिए 8th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं आपके, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा कि मैं कैसे फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाऊं। अच्छा प्लेसमेंट ही है ये, बुरा नहीं है। हाँ, फैमिली में आपस में जो ऐसे इशू होते हुए देखे जाते हैं कि कोई तीसरा बंदा आपके परिवार में आके आपको लड़ा रहा है, झगड़ रहा है, या किसी और की वजह से आप आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। दैट इज व्हाट द जुपिटर इन द सेकंड हाउस, 8th लॉर्ड होके वहां बैठे। तो बट हाँ, मान लीजिए कि सही राशि में बैठे मान लीजिए वो, तो डेफिनेटली है कि फैमिली सपोर्ट लाइफ में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट, फैमिली स्टेबिलिटी। आपके धन भाव में है, साथ ही साथ हम लोग ऐसे हमारी फैमिली देखते हैं, तो किसी फैमिली का जो सपोर्ट है वो लाइफ में स्ट्रांगली बढ़ता हुआ देखा जाए। अब देखो जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो देने में भी बिलीव करता है, तो फैमिली सपोर्ट आपके एंड से भी बढ़ता हुआ देखा, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे। रिमेंबर दैट थिंग। जुपिटर मान लीजिए थर्ड हाउस में, सपोज थर्ड हाउस में मान लीजिए आपके 8th लॉर्ड बन के, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ एफर्ट, बट ये जुपिटर के लिए एक मरण कारक स्थान है। तो ये ऐसा है कि आपकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी आपके भाई बहनों को स्टेबलाइज करने में, या उनके साथ सामंजस्य बनाने में, साथ चलने में, ऐसा कह लीजिए। यात्राओं को लेकर, यात्राओं से मतलब ये नहीं होता है कि भाई कि यात्रा से मतलब कि हम कई बार बेवजह ही कहीं एफर्ट लगा रहे हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता, मान लीजिए जुपिटर का फेवरेबल नहीं है और ये मरण कारण स्थान भी है, जुपिटर यहाँ बैठे, तो ऐसी स्थिति होगी कि आप गलत डायरेक्शन में अपना विजडम यूज कर रहे हैं। जुपिटर के केस में जो सपोर्ट है, विजडम है, जुपिटर की महादशा में हमेशा काम करता हो, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा जाता हो। आप हमेशा आप स्टेट में रहते हैं कि हाँ शायद मैं जो अब कर रहा हूँ वो सही है, या ऐसा कुछ कह लीजिए कि जुपिटर की महादशा में स्पेशली अगर सही भाव में है तो आपको सपोर्ट करते हुए लोग भी मिलते आते हैं, तो उनसे भी सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाता है, उनके थ्रू भी आपका विजडम एनहांस होता हुआ देखा जाता है। आपकी फैमिली भी आपको अच्छी एडवाइस देती है, स्पेशली जुपिटर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तब भी आप ये कह सकते हैं। बाकी जो मैं पहली बातें बताई कि फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस में 8th लॉर्ड किस तरह से काम करता है नेगेटिव साइड में, वो मैं बातें डिस्कस कर चुका हूँ। पर हाँ, जुपिटर है तो ये चीजें होंगी। आप विजडम के साथ साथ एक और चीज की, जुपिटर मान लीजिए 5th हाउस में बैठे हैं आपके, सपोज कीजिए 5th हाउस में और महादशा आ गई, तो आप फटाफट सोचेंगे कि हाँ अब मैं मेरी क्रिएटिविटी की हेल्प से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, बच्चों को, परिवार को, वाइफ को, हस्बैंड को बहुत खुश रखने की कोशिश करूंगा, उनके लिए अपने एफर्ट्स लगाऊंगा। जुपिटर के केस में विजडम एफर्ट्स हमेशा बहुत शार्पली बढ़ते हुए दिखाते हैं। शार्पली देखो, मैं शार्पली से मतलब मैं सन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। जहां जब सैटर्न की बात कर रहे थे तो हमारा ग्राफ
ऐसा कुछ था, बहुत स्लोली राइज कर रहा था। जुपिटर क्या थोड़ा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। जुपिटर भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, बट जुपिटर एक राशि में लगभग 1 साल ही रहता है, शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तो रहता है। तो विजडम कह लीजिए आप, आपका बिहेवियर लोगों के लिए हेल्प करना है आपको, उनकी मदद करनी है आपको, वो आपका बिहेवियर कह लीजिए। आपका पॉजिटिव साइड, आपके लाइफ में जो ऑप्टिमिज्म है वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखाया था टाइम के साथ। तो आप ऑप्टिमिज्म कह लीजिए, आपका विजडम कह लीजिए, आपके आपकी एक्सपेंशन क्वालिटीज कह लीजिए, लोगों से सपोर्ट कह लीजिए, वो बढ़ता हुआ दिखाया था। मैं सपोर्ट की बात तभी करूंगा जुपिटर जब सही राशि में। नेगेटिव वे में जुपिटर एक ही तरह से काम करता है कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, बट हमारा जो विजडम है वो आके स्टक हो जाता है। कांस्टेंट से मतलब कि जुपिटर नेगेटिव हाउसेज में है, सही राशि में अगर नहीं बैठा है तो फिर आप उस डिलीमा में है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या ये करूंगा सही हो जाएगा, क्या मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस करूं, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूं। तो आप एक जगह आके आपका थॉट प्रोसेस, आपका विजडम आके रुक जाता है। देखो जुपिटर का जो समय है वो ऑब्वियसली 15, 16, 17, 18 लंबा साल का समय है, जो कि 15 साल से के आसपास का समय है, बहुत लंबा पीरियड है। तो ये नहीं कि आप हमेशा स्टक रहेंगे अपने थॉट्स में, नहीं। बट ओवरऑल जो फील है, अगर जुपिटर बहुत नेगेटिव है, तो विजडम है वो आपको लगेगा कि नहीं, शायद मैं ये नहीं करता तो अच्छा होता, ये मैंने क्यों किया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। तो हमने बात की जुपिटर की। हमने कौन कौन से ग्रहों की बात कर ली हमने? मार्स, सैटर्न, मून, सन, जुपिटर, द लास्ट वन इज मरकरी। तो देखिए मंगलदेव क्या, मरकरी की हम लोग बात करते हैं। देखिए यदि आपकी 8th लॉर्ड मरकरी है, रिमेंबर इट इज प्योरली इंटेलेक्ट। ये आपकी सोचने की कैपेबिलिटी आप कह लीजिए, आपका थॉट प्रोसेस आप कह लीजिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी आप कह लीजिए, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, वो सारा जो नज़रिया है वो आपका मरकरी है। तो मरकरी 8th हाउस में बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, मरकरी 8th हाउस में बुरा नहीं है। मरकरी अगर एज ए 8th लॉर्ड है तो भी बुरा नहीं है, मरकरी 8th हाउस में तो भी बुरा नहीं है। बस मरकरी अगर नेगेटिव है बर्थ चार्ट में, नेगेटिव से मतलब मरकरी से बहुत रियली नेगेटिव होता है। मरकरी मुझे लगता है 7th हाउस में सही नहीं है, बिकॉज 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज एंड हाउस ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ मरकरी जो है वो आप कह लीजिए कि इस प्रकार से है कि हम रिश्तों में ज़्यादा इंटेलेक्ट यूज ना करें तो बेटर है। हाँ, मरकरी 7th हाउस में तो बिजनेस के लिए अच्छा है, बट रिश्तों में अगर आप लगाएंगे उस चीज़ को तो बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, रिमेंबर। सो मरकरी मोस्टली मेरे केसेस में सभी भावों में एक्सेप्ट 7th हाउस में, वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब मैरिज की बात कर रहा हूँ उस रिगार्डिंग, बाकी बिजनेस को लेकर नहीं, मरकरी अच्छा ही काम करता है। तो मरकरी के लिए अगर मैं ग्राफ भी प्लॉट करता हूँ मान लीजिए, तो मरकरी इसलिए आप क्या दिखाता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी हो जाता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कह लीजिए, आपकी एनालिटिकल अप्रोच कह लीजिए। तो जो मरकरी की महादशा है तो यू आर मोर इन दैट साइड कि आप चीज़ों को इस तरह से कि तोल मोल के इवैल्यूएट करके चलते हुए देखे जाते हैं। आप हर चीज़ के पीछे रीजनिंग लगाते हैं, एनालिटिकल अप्रोच लगाते हैं, मैथ्स लगाते हैं। हाँ, यदि आप ऐसे फिनेंस में अगर हाँ पे हैं और मरकरी की महादशा अगर चल रही है, या ऐसे किसी फील्ड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, तो अगर फील्ड में अगर आप हैं, मरकरी का सही भाव में बैठे हैं, तो डेफिनेटली यू फील कि हाँ, जो समय है मैं मेरा जो इंटेलेक्ट 100% यूज़ कर पा रहा हूँ। ये बात सुनना कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसे थॉट में फंस जाते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि अब इसका आगे क्या करें, कि जैसे मान लो हम कोई सुडोकू सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसा सपोज कीजिए, हम लोग आगे किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, सॉरी पर्टिकुलर वर्ड में अगर हम लोग फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो मरकरी की महादशा में ये होता है कि आप तब तक वहाँ से नहीं हटते तो जब तक आप उस चीज़ को सॉल्व ना कर लें, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो मरकरी की महादशा में बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से मरकरी की महादशा में टाइम से आपकी रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सब बढ़ती हुई दिखी जाती है, और बहुत शार्पली बढ़ती है, बहुत शार्पली बढ़ती हुई दिखी जाती है। हाँ, नेगेटिव बहुत ही नेगेटिव है एज ए 8th लॉर्ड। ये अगर जो मैंने बात करी इनके हिसाब से अगर नेगेटिव है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से नेगेटिव है, तो फिर ये है कि हम किसी की सुनते नहीं हैं, हम किसी की सुनते नहीं हैं, दैट इज द मरकरी। तो उसको मैं यहाँ प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, रीजनिंग एबिलिटी, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल क्वालिटीज सब बढ़ती हुई दिखी आती है, ध्यान रखिए उस चीज़ को। हाँ, मरकरी के टाइम में एक जरूर एडवाइस मैं दूंगा आपको कि
इफ़ यू फील कि मरकरी किसी ऐसे ग्रह के साथ कंजंक्ट है और किसी ऐसे हाउस में जहाँ रिलेशनशिप, मैरिज के अलावा भी जो रिलेशनशिप है, भाई बहनों को लेकर कह लीजिए, पिता के साथ लेकर कह लीजिए, मदर के साथ लेकर कह लीजिए, अगर वो वाला पार्ट इन्वॉल्व है, फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस अगर इन्वॉल्व है, तो आप वहाँ थोड़ा सा उनकी बातों को सुनकर समझ कर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट द मरकरी। तो लास्ट वन इज द वीनस। लास्ट वन इज द वीनस। So Venus, 7th one, it is about the beauty and happiness is the Venus. अगर मैं बहुत कम शब्दों में अगर कहूँ वीनस के लिए, तो वीनस इज बेसिकली द ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, लव, रोमांस भी कह लीजिए आप, डांस, आर्ट, ये सब चीजें आप कह सकते हैं कि मरकरी हम वीनस से जोड़ सकते हैं। और वीनस इज व्हाट कि हम कितनी भी टफ सिचुएशन में क्यों ना हो, वहां से बाहर कैसे निकलना, दैट इज ऑल्सो वीनस। वीनस मतलब कि शुक्रदेव के पास मृत संजीवनी विद्या भी थी। तो पहली बात की वीनस 8th लॉर्ड होना इज नॉट अ गुड साइन। मैं तो इन जनरल कह रहा हूं, मैं इन जनरल वीनस का 8th लॉर्ड होना अच्छी बात नहीं है, स्पेशली अगर 8th लॉर्ड नहीं, 8th हाउस में बैठना सही बात नहीं है। वीनस यदि 8th हाउस में है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक हेल्थ इश्यू जरूर होगा। तो वो डिपेंड करता है बाकी लग्न, आपका लग्न कितना स्ट्रेंथफुल है और नवमाश में क्या स्थिति है। मैं D1 के हिसाब से अगर बताऊं तो वीनस अगर 8th हाउस में तो डायबिटीज, इस तरह की दिक्कतें, थोड़ा सा आप कह लीजिए मटेरियल जो प्लेजर है, मैरिटल प्लेजर सॉरी, वैवाहिक सुख जो है वहाँ थोड़ी इशू होते देखे आ सकते हैं। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। देखो वीनस की बात अगर सही है, वीनस यदि केतु साथ कंजंक्ट नहीं है, वीनस यदि शुभ राशियों में है, शुभ भाव में अगर है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के टाइम में जो जॉय है, मैं वीनस को जॉय से जोड़ूंगा, बाकी किसी नेगेटिव साइड से वीनस को नहीं जोड़ूंगा। अगर वीनस सही राशियों में तो जॉय इज व्हाट लाइक दैट कि इस तरह से जॉय बढ़ा, थोड़ा सा कम फिर बढ़ा, थोड़ा सा कम फिर बढ़ा, दैट इज द वीनस। तो वीनस के टाइम में शुक्र की महादशा में ऐसा होता है कि हम अपनी धुन में रहते हैं हमेशा। हम अच्छा कर रहे हैं तब भी हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने कुछ गलत किया तब भी हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम किसी पे दोष नहीं थोपते कि भाई उसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वीनस महादशा। और ये जो बहुत लंबा समय है, जो 18-20 साल का जो समय है, ये बहुत इस प्रकार का होता है कि आप बिल्कुल अंतर ध्यान रहते हैं। अंतर ध्यान से मतलब नॉट टुवर्ड द मेडिटेशन, लाइक दैट कि अगर मान लीजिए किसी वीनस की महादशा मान लो 15 साल से लेके 30 साल के बीच में, इस टाइम इसमें 15 साल से 20 साल के, 15 से लेके 25 के बीच में स्टार्ट अगर होती है, और अगर वीनस अगर सही राशि में, तो यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील वेरी हैप्पी। अगर सही राशि में अगर है तो जॉय जो बढ़ता हुआ दिखा जाता है, थोड़ा बढ़ेगा हल्का सा। मतलब मान लीजिए 5 साल बहुत जॉयफुल रहा आपका, फिर 1 साल थोड़ा सा क्रूशल आ जाएगा, तब तो उसको और थोड़ा हम करेक्ट करें, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँ उसको। मान लीजिए जॉय अगर है, मान लीजिए टाइम बढ़ा, फिर थोड़ा सा स्टीप डाउन, फिर बढ़ा, स्टीप डाउन, फिर बढ़ा, ऐसा कुछ। ये आपकी जॉय का ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा। टाइम के साथ जॉय बढ़ेगा, थोड़ा सा डीप डाउन हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर इस तरह चलेगा कुछ। वहीं अगर मान लीजिए वीनस इज नॉट वेल प्लेस्ड इन अ बर्थ चार्ट, देन लोअर बॉडी पार्ट में हेल्थ इश्यूज एक तो। दूसरी बात, फ्रस्ट्रेशन, स्पेशली आपके इंटरनल हैप्पीनेस को लेकर। मतलब हमने से जब हम कह रहे हैं कि वीनस जॉय है, जॉय इज व्हाट की इट व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू। 5th हाउस को हम लोग जॉय जोड़ कर देखते हैं कि हम क्या करने में हमें खुशी मिलती है, तो वीनस उसी से वीनस आपका जुड़ा हुआ है, को रिलेटेड है। मैं वीनस को 5th हाउस से नहीं जोड़ रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम पंचम भाव से देखते हैं हमारी क्रिएटिविटी, कि हम ये करते हैं हमें अच्छा लगता है। मान लीजिए मैं कोई जॉब कर रहा हूँ सपोज कीजिए, बट मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, सपोज करो, मुझे कोई बुक पढ़नी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो वो मेरा एक्चुअल हैप्पीनेस है। दैट इज नॉट द एक्चुअल हैप्पीनेस, दैट इज योर जॉय। वीनस सही नहीं है तो फिर आपको लगेगा जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मैं फिर से एक बहुत बड़ा बोल रहा हूँ स्टेटमेंट आपको। मुझे लगता है कि वीनस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन बर्थ चार्ट। वीनस एंड मून आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बर्थ चार्ट। दे शुड बी वेल प्लेस्ड, दे शुड बी वेल प्लेस्ड, स्पेशली फॉर व्हाट, फॉर योर जॉय। वीनस सही नहीं है, सही राशियों में नहीं है, गलत ग्रहों से कंजंक्ट है,
शुभ ग्रहों से कंजंक्ट नहीं है, युति नहीं बना, युति सॉरी अशुभ ग्रहों से युति बना रहा है अगर मीनस, तो मान के चलिए फिर लाइफ में जीवन ऐसा रहेगा कि 5 साल बाद कभी खुशी आएगी, कभी खुशी कभी गम में जो है ना, कभी खुशी तो बहुत छोटा है, कभी गम बहुत ज़्यादा है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स देयर, दिस इज द वीनस। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ। सो मुझे लगता है आई थिंक ये मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे हूँ जो चीज़ों को इस तरह समझा रहा है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो काइंडली डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेट करेगा फिर किसी और ग्रह की और किसी और हाउस की महादशा की वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।